एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी जो विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक एवं सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि यानी 1848 की बात है। अर्थात 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई और इसमें उसने अपने सपनों का संसार रचा, जो कि उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना हुआ था। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत सारी कतार जो है वो अलग अलग ध्वजों से, जैसे ये आप देखिए ये जर्मनी का झंडा है, इधर आप देखेंगे इटली का झंडा है, तो ऐसे ही ये सारे के सारे आपके चल रहे हैं। और सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जो आपको फिगर में पहला दिख रहा होगा, ये दरअसल आपका है फ्रांस का। फ्रांस के बाद आप देखेंगे जर्मनी का, जर्मनी के बाद इटली का। तो ये एक बहुत बड़ा जनसमूह जो है वो जा रहा है। और इसमें जो सबसे पहले है कि ये सूर्य कल्पना दस यानी यूटोपिया के बारे में था, जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग झंडों में जा रहे हैं। और ऊपर देखिए ये जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह का है, जिसमें उन्होंने क्रॉस लिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं और ये राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। अगर हम देखेंगे स्वतंत्रता की मूर्ति, ये जो आप देख रहे हैं ये स्वतंत्रता की मूर्ति है। और इस जुलूस का नेतृत्व करें संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड जो राष्ट्र राज्य बन चुके थे, फ्रांस जिसे आप देख सकते हैं जो पहला आपका तिरंगा, क्योंकि ये भी एक ट्राई कलर था और ये भी आप देखेंगे ये मोस्टली हमारे ट्राई कलर के सीक्वेंस में है। बात किया जाए तो इसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। तो जब सूर्यो ने ये बनाया था तब तक जर्मनी जो था वो एक राष्ट्र नहीं बना हुआ था। 1848 में उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति हुई और इसमें जर्मन लोग और ये बहुत सारे राष्ट्र राज्य बनने की जो संकल्पना थी वो यहाँ पर देखने को मिलती है। किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था, ये माना जाता है कि वह फ्रांसीसी क्रांति से हुआ था। इसमें हम कुछ नए शब्द देखेंगे, जैसे नए शब्द हमारा जनमत संग्रह था। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। अभी हम देखेंगे राष्ट्र क्या है। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र है क्या? एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर राष्ट्रीय विचार आधारित होता है। और में सबसे पहले राष्ट्रवाद के प्रथम अभिव्यक्ति के तौर पे फ्रांसीसी क्रांति को माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति आपके 1789 यानी 1789 ईस्वी में हुआ था। और उससे पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिस पे एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था, यानी एक प्रकार से राजशाही थी। फ्रांसीसी क्रांति में राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए और प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में स्थानांतरित हो गई और अब लोगों ने एक राष्ट्र का गठन किया और इस तरह से एक राष्ट्र की पहचान बनी। सबसे पहले राष्ट्र की पहचान बनने के लिए उन्होंने पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों का एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। और सबसे पहली बात कि किसी भी देश के लिए एक झंडा जो है वो उसके राष्ट्रीय पहचान का एक विषय होता है। तो इसमें वहाँ पर भी उन्होंने एक ट्राई कलर बनाया और ये ट्राई कलर जो था उसने राजध्वज का जगह लिया और स्टेट जनरल की चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा। आप ध्यान देंगे सक्रिय नागरिक यानी एक्टिव सिटीजन जो थे उसमें महिलाओं को नहीं रखा जाता था, महिलाओं और कम आय वर्गों के लोगों को नहीं रखा जाता था। और इसमें नेशनल असेंबली बनाया गया, नई स्तुतियाँ रची गई और यह सब एक राष्ट्र के नाम पे हुआ। और यहाँ पर एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई और सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। और यहाँ पर आयात निर्यात शुल्क को समाप्त करके एक समान व्यवस्था को लागू किया गया। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। यानी एक प्रकार से फ्रांस ने यूरोप में राष्ट्रवाद की जो संकल्पना थी उसमें एक रूपता लाने का प्रयास किया। एक भाषा, एक व्यवस्था, एक ध्वज और एक प्रकार के
कानून और एक प्रकार की कर व्यवस्था, ये सारी चीज़ें थी। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। यानी यूरोप में जो क्रांतियां होने वाली थी उनके पीछे भी फ्रांसीसी क्रांति का असर देखा जाने लगा, और फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में होने वाली सारी क्रांतियों के मार्ग को प्रशस्त किया, और इसको सबसे पहले उन्होंने जैकोबियन क्लब के माध्यम से बढ़ाया, जो कि विभिन्न शहरों में पहुंची और छात्र जैकोबियन क्लब की स्थापना करने लगे। और इन अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए भी रास्ता तैयार किया, जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी, और नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की, जो इसमें फ्रांस से पहले जो स्टार्ट हो गया था, जो सुधार स्टार्ट हुए थे वही आपके सारे यूरोप में देखे जाने लगे। और फ्रांस में राजतंत्र वापस लाके नेपोलियन ने वहाँ के राजतंत्र को नष्ट कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण जो था, सबसे पहली बात कि अगर हम पूरे मैप में देखें तो सारे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे, बल्कि हमें ऐसे साम्राज्य मिलेंगे जो कि जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड के रूप में जो भी हम जानते हैं। इसमें बहुत सारे राजशाही यानी मोनार्की, डचीज और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासक के स्वायत्त क्षेत्र थे, मतलब ये खुद ही अपने इलाके के राजा टाइप के थे। पूर्व और मध्य यूरोप में निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। इनकी सांस्कृतिक भाषाई पहचान बहुत अलग अलग थी। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। तो ये आप देखिए कितना बड़ा और विविधतापूर्ण था कि भाई आप राष्ट्र राज्य के नाम पे एक सामूहिक पहचान विकसित नहीं कर पा रहे थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे, विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पे आप देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य सामान्य कई अलग अलग क्षेत्रों जनसमूहों को जोड़कर बना हुआ था। इसमें क्या थे, एप्लेस के टिराल, ऑस्ट्रिया और सुटरलैंड के जैसे इलाके, साथ बोहेमिया भी थे जहाँ के कुलीन वर्ग जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियां बोलते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन व्यवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन, स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट, पूरब की तरफ ट्रांसवेलिनिया में रहने वाले रोमन लोग। तो इस प्रकार का फर्क जो है राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ाने वाला नहीं था, क्योंकि उनकी कोई सामूहिक पहचान ही नहीं थी, बल्कि लोग अपने अपने जातीय समूह में, अपने अपने भाषाई समूहों में बटे हुए थे। तो इस प्रकार से सबको बांधने वाला मात्र एकता तो था, केवल सम्राट के प्रति सबके निष्ठा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूर्वी यूरोप में राष्ट्रवाद इसीलिए देर से आया क्योंकि वहाँ पे विविधता ज़्यादा थी। अब आप देखें कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन मालिक कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का प्रभुत्वशाली वर्ग था, और इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे। अब देखिए जो क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्ग के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। ये अक्सर वैवाहिक संबंधों से आपस में जुड़े रहते थे, लेकिन ये एक छोटा सा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। यानी सर्फडम सबसे ज़्यादा आपका पूर्वी यूरोप में और मध्य यूरोप में था। वहीं पश्चिम यूरोप में आपका ज़्यादातर ज़मीन किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। इसीलिए इसमें हम इंडस्ट्रियल जब औद्योगिक क्रांति देखेंगे तो उसमें भी ये असर देखने को मिलता है कि पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हुई, शहरों का विकास भी हुआ, वाणिज्यिक वर्गों का उदय भी हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पे टिका था। देखिए सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण हुआ
18वीं सदी में दूसरे भागों में स्टार्ट हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में वह 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ। यानी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर था कि इंग्लैंड में पहले औद्योगिकीकरण हुआ और आपका फ्रांस और जर्मनी में कुछ समय के बाद, यानी दूसरी शताब्दी में ही 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ। तो बहुत सारे हमारे सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। सबसे पहले आप श्रमिक वर्ग आया, मध्य वर्ग आया, ठीक। और इन सारे लोगों के आने की वजह से शहरों का ज़्यादा विकास हुआ और मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। यानी आप देखिए किस प्रकार से ये क्षेत्रीय विभाजन है, क्षेत्रीय जो विभाजन है उससे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिकीकरण भी प्रभावित होता है और औद्योगिकीकरण के कारण मध्य वर्ग का भी जन्म होता है। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय हुआ। यानी राष्ट्रवाद सबसे ज़्यादा आपका मध्य वर्ग में लोकप्रिय हुआ और ये मध्य वर्ग से धीरे धीरे फैलते फैलते ये ज़्यादा जनसंख्या तक पहुंचने लग गया। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? यूरोप में 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े। उदारवाद का मतलब क्या रहता है कि ये लातिन शब्द लिबर शब्द पे आधारित होता है जिसका अर्थ होता है आज़ाद। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद निरंकुश शासक पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि में सरकार का पक्षधर हो गया। 19वीं सदी में उदारवादी क्या था? निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे और कानून के समक्ष बराबरी के विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। यानी उदारवाद के अलग अलग मायने थे। उदारवाद अगर मध्य वर्ग के लिए कुछ अलग था तो आर्थिक तौर पे भी कुछ अलग था। तो इस प्रकार से फ्रांस में उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग हुआ जहां पर मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। हम देखिए यहाँ पर संपत्तिवान पुरुष थे और यहाँ पर संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया और केवल थोड़े समय के लिए जैकोबियन शासन के समक्ष सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। मगर नेपोलियन की संहिता को पुनः सीमित मताधिकार से वापस आए और महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया गया। यानी यहाँ पर भी महिला अधिकारों के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ना पड़ा था फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद और बाजारों की मुक्ति और चीज़ों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। यानी उदारवाद बाजार के लिए अलग था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों में यह जोरदार